नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक हो रही है। पीएम मोदी, अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। आज हो सकती है उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट। आपको बता दें कि आज ही हो सकती है उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट। बीजेपी लोकसभा चुनाव की जारी हो सकती है पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवार के नाम होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज प्रत्याशियों के नामों पर ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, और पीएम मोदी, अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। आज ही हो सकती है उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी। बीजेपी लोकसभा चुनाव की जारी कर सकती है पहली लिस्ट। बड़ी खबर है दिल्ली से। पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की संभावना जताई जा रही है, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है दिल्ली से। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, और इसी तैयारी के मद्देनजर आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, और बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है और पहली सूची आ सकती है। इस सूची में 100 से 120 प्रत्याशियों के होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बेहद अहम बैठक आज होगी दिल्ली में। केंद्रीय चुनाव कमेटी की यह पहली बैठक है, और इस बैठक में कई नामों पर निर्णय लिया जा सकता है। आज हमारे सहयोगी ताबिश कमाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ताबिश, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव की कमेटी की बैठक है। बैठक में क्या माना जाए कि आज पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है क्या? देखिए योगेश, मैं आपको बता दूं कि शाम को 6 बजे आज केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी के मुख्यालय में बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईसी के तमाम जो मेंबर हैं वो सब शामिल रहेंगे, और आज निर्णय लिया जाएगा। और सबसे पहले बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, या जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही थी, सबसे पहले उन सीटों की जो लिस्ट है उसको जारी किया जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, केरल है। ये जो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी या साउथ के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर रही है या बीजेपी उन राज्यों में चुनाव हारी है, तो ऐसे में उन राज्यों की सीटों की जो लिस्ट है उसको जारी किया जा सके, और उसी को लेकर के आज विधान होना है। जहां तक अगर देखा जाए तो आज जम्मू कश्मीर की भी 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, उन सीटों पर होगा। साथ ही इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लगभग 14 से 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन सीटों पर मंथन किया जाए। उनकी जो सीटें हैं उन पर मंथन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन है आज उन सीटों को लेकर है जिन पर पार्टी या तो चुनाव हारी है या पार्टी वहां पर कमजोर रही है, क्योंकि पार्टी का मानना यह है कि पहले उन प्रत्याशियों को मौका दे देना चाहिए, उन्हें ज्यादा समय मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसलिए उन सीटों का चयन पहले ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आज शाम को लगभग 6 बजे करीब ये बैठक शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय में। और हालांकि इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार अलग अलग राज्यों को लेकर के बैठकें चल रही हैं, जिनमें आज उत्तर प्रदेश पर भी एक अहम बैठक दोबारा होनी। हालांकि कल भी बैठक हुई थी, उससे पहले भी कई बैठकें हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस है वहां रहने वाला है। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, और तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर को लेकर के एक अहम बैठक आज दिल्ली में होनी है। तो ऐसे में कहा जाए कि तमाम जो राज्यों की सिलसिलेवार बैठकें वो अलग चल रही हैं, और उनसे जो फिल्टर, जो मैं ये कहूंगा जो फिल्टर प्रत्याशी हैं जो चयनित किए गए हैं, हर सीट पर 2-2, 3-3 प्रत्याशियों का चयन किया गया है, आज वो सीईसी के सामने जाएंगे और अंतिम निर्णय आज सीईसी की बैठक में लिया जाएगा। योगेश, बिल्कुल ताबिश, ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, और इसके साथ ही इस बैठक में जो आपने बताया कि उन सीटों पर फोकस होगा, पहले उन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश की जाएगी बीजेपी से जिन सीटों पर पिछले दफा उन्हें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन क्या ये माना जाए कि कुछ विधायकों पर भी मुहर लग सकती है क्या? लोकसभा में उन्हें भी उतारा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि पार्टी ऐसे जो विधायक हैं या ऐसे जो सांसद हैं जो बहुत अच्छे चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे भी कराया गया है, जिसमें
पार्टी की तरफ से कुछ विधायकों को, कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है और कई सीटों पर लगातार इस बात का नाम चल रहा है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि कुछ मौजूदा सांसद, मौजूदा मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो फूक फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी रख रही है, क्योंकि 400 प्लस का एक बड़ा मिशन पार्टी लेकर के चल रहे हैं और इसके लिए पार्टी सिर्फ उन प्रत्याशियों पर बिल्कुल उन प्रत्याशियों को लेकर के बड़ा मंथन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ताबिश और कमाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रोक करेंगे। अब आपको बताएं कि दरअसल किस तरीके से प्रत्याशियों पर मंथन होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में किस तरीके से मंथन होगा। तो 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर आज मुहर लग सकती है, ये माना जा रहा है। और 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। इस बैठक में आज पीएम मोदी, अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे, इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और यूपी में सीटों को लेकर के मंथन किया जाएगा। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में आज कई मुद्दों पर चर्चा होगी और यह माना जा रहा है कि आज पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हो सकती है। उधर अखिलेश यादव आज दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज दिल्ली नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। सीबीआई ने खनन घोटाले में समन भेजा था अखिलेश यादव को और खनन घोटाला मामले में दर्ज कराना था बयान। इस वक्त ये बड़ी खबर है, अखिलेश के सीएम रहते हुए ये घोटाला हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। पहले ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश होंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव आज दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, आज सीबीआई के सामने वो पेश नहीं होंगे। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। उमेश, जिस तरीके से पहले ये खबरें आई कि अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचेंगे और सीबीआई के सामने अपने बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो आज नहीं पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजा था। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री रहते उनके जो खनन के पट्टे आवंटित हुए थे, उस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने नोटिस भेजा था। आज उनको दिल्ली में सीबीआई के सामने बयान दर्ज कराना था, लेकिन अब वो दिल्ली आज नहीं जाएंगे। यानी जो उनका बयान जो दर्ज कराने का जो नोटिस भेजी गई थी सीबीआई की तरफ से, उस पूरे मामले को लेकर अब आज वो दिल्ली उपस्थित सीबीआई दफ्तर में नहीं होंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि जिस तरह से इनके रहते तमाम जो अवैध खनन है उन पट्टों को आवंटित किया गया था, उन्हीं पट्टों को लेकर पूरी तरह से सीबीआई अब जो शिकंजा है लगातार कस रही है और इसको लेकर पूर्व में तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो खनन मंत्री रहे प्रजापति, जो इस समय जेल में है, तो तमाम ऐसे और आरोपी थे जिनके ऊपर लगातार सीबीआई शिकंजा कस रही है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को नोटिस किया गया है, तो यह माना जा रहा है कि उनसे भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका सीबीआई जवाब चाहती है और यही वजह है कि सीबीआई ने उनको नोटिस भेजा था। और इस बात को लेकर नोटिस में जिक्र किया गया है कि वो आकर सीबीआई के तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे और तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को भी चाहिए। बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई क्या कि वो आज पहुंच रहे हैं दिल्ली या नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल योगेश, अभी कोई आधिकारिक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं, लेकिन सूत्र इतना जरूर कहते हैं कि जो अखिलेश यादव को नोटिस हुई थी सीबीआई की तरफ से, उस नोटिस को लेकर उनको दिल्ली। बता दें कि डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत और 21 घायल बताए जा रहे हैं। गोद भराई के बाद पिकअप से लौट रहे थे सभी।
शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज चल रहा है और घायलों में कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं हो आ पाई है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में 14 की मौत बताई जा रही है और 21 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। गोद भराई के बाद पिकअप से ये सभी लोग वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। शाहपुरा के पास की घटना बताई जा रही है मध्य प्रदेश से। बड़ी खबर है, जहां पर डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोद भराई के बाद पिकअप से ये सभी लोग वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। घायलों का इलाज जारी है और कई घायलों का इलाज जो जारी है उनमें कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर डिंडौरी में भीषण सड़क हादसे के बाद की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुभाष श्रीवास्तव बने हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है और तस्वीरें भी सामने जो करके आई हैं वो विचलित कर देने वाली हैं। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल आपके पास? जिस तरीके से जी हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने जो है तो जो परिवार हैं उनके लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है, जिनकी उसमें मृत्यु हो गई है। साथ ही जो घायल हैं उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। जो ज्यादा सीरियस है उनको जबलपुर जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। बाकी का जो शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इलाज चल रहा है और डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जो कैबिनेट के मंत्री हैं संपत्ति हुई के उनको भी तुरंत जो है तो डिंडौरी पहुंचने के निर्देश जो है तो दिए हैं और फिलहाल प्रशासन और जो पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है और जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सुभाष। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 14 लोगों की मौत बताई जा रही है इस हादसे में और 21 लोग घायल हैं। घायलों का समुचित इलाज लगातार जारी है। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस दिशा से
प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है। उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और इस बीच अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर देहरादून में विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है और सीधी तस्वीरें आप तक। गड़बड़ किया उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्कृति हो गई है, जो लोग गड़बड़ लगे उनके खिलाफ की संस्कृति हो गई है। और मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष सदन में कि जितने लोगों ने भी गड़बड़ की है उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। और तो बता दीजिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, तब से अपने धन्यवाद करिए, ये करिए, कह रहे हैं एसीओ के नाम तो बता दें, दिनांक वाइज पूरे राज्य में ये कब देंगे, इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा भी नहीं है और इशारे भी कर रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे कार्यकाल में प्लीज नहीं प्लीज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल। तो ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा सत्र की चल रही थी और हम आप तक पहुंचा रहे थे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।